Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the unit number 16. It cover ancillary services. ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो जेआईबी का पहला पेपर है उसका 16 नंबर चैप्टर को कवर करता है। एंसिलरी सर्विसेज का मतलब होता है कि रिस्क फ्री प्रॉफिट मेकिंग सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, डिफरेंट टाइप के रेमिटेंस हो गए, NEFT, RTGS या लॉकर फैसिलिटी हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गए। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से शुरू किया है तो हम लोग इसमें सर्विसेज देखेंगे। बैंक बेसिकली दो तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक होता है प्राइमरी सर्विसेज और दूसरा होता है सेकेंडरी सर्विसेज। तो प्राइमरी सर्विसेज में हम बैंकिंग का डेफिनेशन याद करेंगे। बैंकिंग का डेफिनेशन जैसे कि एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बस बैंक का प्राइमरी सर्विस यही होता है कि कैश डिपॉजिट करना और हर प्रकार के लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या व्हीकल लोन एक्सेट्रा, बहुत सारे लोन, डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं। और दूसरा जो हो जाता है सेकेंडरी सर्विसेज। सेकेंडरी सर्विसेज में क्या होता है कि एंसिलरी सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, यह रिस्क फ्री प्रॉफिट मेकिंग सर्विसेज होता है जिसे एंसिलरी सर्विस कहा जाता है, जैसे रेमिटेंस सर्विसेज हो गया, NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट या कस्टोडियन सर्विसेज जैसे लॉकर फैसिलिटी, फॉरेक्स सर्विसेज हो गया जैसे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज या कार्ड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देना या फिर ई-बैंकिंग प्रोवाइड करना, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो ये आपका डेफिनीशन में कवर हो जाता है। देन हम देखेंगे कि ये रेमिटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेमिटेंस होता क्या है, उसके बाद हम वन बाय वन ये टॉपिक को देखेंगे। तो रेमिटेंस का सिंपल मीनिंग होता है कि पैसे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना। जैसे जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनके लाइवलीहुड के लिए वो जो भी पैसे अर्न करते हैं उसको रेमिट करते हैं, मतलब उनको भेजते हैं। तो ये पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के प्रोसेस को ही रेमिटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि IBPS का एग्ज़ाम जब देते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, वो एक्सेप्ट करते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं कि आपके शहर में ही आपको पोस्टिंग मिल गई, तो आपको दूसरी जगह जब भी पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ से आप पैसे की रेमिटेंस अपनी फैमिली को करेंगे, तो ये रेमिटेंस हो जाता है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन अपनी कंट्री में रेमिटेंस के अलावा फॉरेन रेमिटेंस भी करते हैं। मतलब जब विदेशों में सामान बेचते हैं तो इनवर्ड रेमिटेंस आता है, और जब सामान खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब इंडिया से फॉरेन में पैसा उनको भेजना पड़ता है। तो ये सब हो गई रेमिटेंस की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक भी कहा जाता है। बैंकर्स चेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैंक इशू करती है। नॉर्मल चेक हम लोग इशू करते हैं, जैसे मैं और आप, हम लोग के पास बैंक जो भी चेक देती है उस पर जिसको हमें पे करना है उसका पेई में हम नाम लिख के उसको दे देते हैं। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट पे बैंक इशू करती है, बैंक ही उस पर नाम लिखती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट कौन देता है? कस्टमर देता है। कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ही डिमांड ड्राफ्ट इशू होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़े कम कवर किया है। तो चलिए हम लोग इसको अलग से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है डिमांड ड्राफ्ट में। सो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर चेक कहा जाता है। तो सबसे पहला ये है कि डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे डिफ़ाइन है। ये सेक्शन 85 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हमने जब पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक पढ़ा था, वहाँ पे देखा था कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये सेक्शन 4, 5 एंड 6। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और चेक इज सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफ़ाइन है। वैसे ही याद रखिए कि डिमांड ड्राफ्ट जो है सेक्शन 85 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में डिफाइंड है। उसके बाद आता है कि इसे इट इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रीपेड, इसको हम लोग प्रीपेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब, प्रीपेड का मतलब है कि जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया है वो इस डिमांड ड्राफ्ट को
फुल्ली पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसीलिए यहाँ पे प्रीपेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप जानते हैं कि ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, मतलब लीगली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। से देन आता है कि परचेज बाय मीन्स ऑफ कैश और थ्रू चेक और ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट। ये तो बैंक के कस्टमर को भी दिया जाता है और बैंक के नॉन कस्टमर जो नॉन अकाउंट होल्डर होते हैं उनको भी दिया जाता है, मतलब कैश में भी बनाया जाता है। तो कैश में बनाया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है। अब यहाँ देखिए, इशू टू अकाउंट होल्डर और नॉन अकाउंट होल्डर। उसके बाद ये कैश में एक लिमिट होती है। कैश में कितनी लिमिट होती है, ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड ड्राफ्ट कितने अमाउंट तक का कैश में बनवा सकते हैं। तो 50,000, अगर 50,000 से एक्सीड होता है तो आपको चेक देना पड़ेगा। अगर आप नॉन बैंकिंग कस्टमर हैं तो क्लियरिंग का चेक दीजिए, वो क्लियर होने के बाद आपका डीडी बन जाएगा। बट 50,000 से ज़्यादा आप अगर इशू करवाना चाहते हैं तो आपको चेक देना ज़रूरी है, और उसमें फॉर्म में आपको आपका पैन नंबर कोड करके लिख के देना ज़रूरी होता है। देन इशू इन इंडियन करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी। ये इंडियन करेंसी में भी इशू हो सकता है और फॉरेन करेंसी में भी इशू करवाया जा सकता है। जैसे कि जो फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो फॉरेन करेंसी में डीडी बना के और वहाँ पे भेज सकते हैं फॉरेन करेंसी के लिए। देन इट कैन बी क्रॉस एंड नॉट क्रॉस। क्रॉस भी हो सकता है, नॉट क्रॉस भी हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया था 4 नवंबर 2011 को, और ये अनाउंस किया था कि 20,000 से ज़्यादा अमाउंट का अगर डीडी है तो वो क्रॉस ही डीडी इशू होगा। क्रॉस का मतलब, नॉट क्रॉस का मतलब जैसा चेक का होता है वैसे ही यहाँ पे है कि अगर क्रॉस चेक है तो अकाउंट पे ही होता है, और नॉट क्रॉस है तो ऑन द काउंटर आप पेमेंट उसका ले सकते हैं। देन चार्जेज ऑफ कैंसिलेशन इशुएंस। ये चार्जेस तो बैंक का होता है, हर एक बैंक का डिफरेंट होता है, बट आरबीआई की एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही चार्जेस लेना होता है। देन ड्रॉवर, इसके केस में अभी देखिए डीडी बन गई तो डीडी बनाने के लिए जो इशूइंग ब्रांच होता है उसको ड्रॉवर कहा जाता है, और जो पेइंग ब्रांच होता है वो ड्रॉवी कहलाता है। और जो पर्सन के नाम पे डीडी बना है, मतलब डीडी एक डीडी है और यहाँ पे पे के नाम में ABC लिखा है, तो ABC को पेमेंट मिलेगा तो वो पेई कहलाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे एक नोट दिया है कि द नेम ऑफ द परचेजर कस्टमर शैल बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन द फेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम सितंबर 15, 2018। ये क्या है, देखिए पहले जो डिमांड ड्राफ्ट बनती थी वहाँ पे यहाँ कुछ नाम नहीं होता था, बट आज के डेट में अगर कोई पर्सन XYZ जाता है, एक कस्टमर है, ये जाता है कि मुझे 20,000 का डीडी बना के दो, तो यहाँ पे XYZ नाम लिख के आएगा अब कि इसी के अकाउंट से ये डीडी बना है। तो ये लेटेस्ट है, 15 सितंबर 2018 से परचेजर का नाम, कस्टमर का नाम फेस ऑफ द डीडी पे लिखना ज़रूरी होता है। परचेजर का नाम डिमांड ड्राफ्ट पर प्रिंट करना कंपलसरी इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड और मिसयूज हो रहे थे। सो टू अवॉइड दैट मिसयूज बिकॉज इट विल लीड टू मनी लॉन्ड्रिंग, तो आरबीआई ने ये रूल बनाया। इसके बाद हम देखेंगे कि इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी या बैंकर्स चेक। अगर डुप्लीकेट डीडी बनाना होगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या होता है कि बैंक को एक इंटीमेशन लेटर दे दीजिए कि आपका डीडी खो गया है या स्टोलन हो गया है, ताकि आप डुप्लीकेट डीडी बनवाना चाहते हैं। सेकेंड है कि पेमेंट ऑफ डीडी बैंकर चेक हैड नॉट बीन ऑलरेडी मेड बाय द ड्रॉइंग। दूसरा, ये बात इंश्योर होना चाहिए कि वो डीडी कैंसिल तो नहीं हुआ है और ब्रांच से पेमेंट तो उसकी नहीं हुई है, तभी तो आप इशू कर सकते हैं दूसरा डीडी। अगर पेमेंट हो गई है तो उस केस में इसका मतलब कि पेमेंट उसका हो गया है, तो उस केस में डुप्लीकेट नहीं बनेगा, फिर आपको फ्रेश डीडी बनवाना पड़ेगा। तो या तो डीडी खो गया है तो आप उसका डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। थर्ड नंबर ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी लेटर साइन बाई बोथ। तो लॉस ऑफ डीडी इंडेमनिटी करके एक फॉर्मेट आता है, तो वो इंडेमनिटी आपको स्टाम्प पेपर पे के साथ अटैच करके साइन करवा के लेना होगा। देन आता है पेमेंट ऑफ प्रीवैलेंट सर्विस चार्जेस। अब ये डुप्लीकेट डीडी अब इशू करेंगे तो आप उसका जो भी एप्लीकेबल चार्जेस होगा वो आप लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये ध्यान रखिए कि इंडेमनिटी, उसमें लॉस ऑफ डीडी इंडेमनिटी आपको लेना होता है। देन सेकेंड टॉपिक है मेल ट्रांसफ़र। मेल ट्रांसफ़र होता क्या है? मेल ट्रांसफ़र जो है ये भी एक तरह का रेमिटेंस का तरीका है जिससे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र किया जाता है। आज के दिन में CBS आने के बाद, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आने के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि कोर बैंकिंग आने के बाद इसका उतना यूज नहीं है, पहले ये सब यूज होता था। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेल ट्रांसफ़र में
मैक्सिमम पीरियड ऑफ सेटलमेंट 7 डेज़ का होता है। और यहाँ पे है टेलीफोनिक टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो फैक्स वगैरह के साथ के तरह किया जाता है, फैक्स के थ्रू, जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलेक्स हो गया या फैक्स मशीन, इन सब के थ्रू जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कहा जाता है। और इसका मैक्सिमम पीरियड 2 डेज़ होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, बट आज के डेट में ये सब आउटडेटेड हो चुका है। देन आता है ट्रैवलर चेक। तो ट्रैवलर चेक क्या होता है? ट्रैवलर चेक एक करेंसी एक्सचेंज का मीडियम होता है, जिसे हम कैश का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। ये कैश का सब्स्टिट्यूट कहलाता है, क्योंकि कैश लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो कैश लेकर चलना थोड़ा रिस्की होता है, तो रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ट्रैवलर चेक का यूज़ करते हैं। इसका फिक्स डिनोमिनेशन होता है। यहाँ पे डिनोमिनेशन आपको मेंशन नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब RBI का साइट देखेंगे या नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिक्स डिनोमिनेशन होता है, जैसे कि $20, $50 या $100, या ये तो डॉलर की बात हो गई। इसके अलावा जिस भी करेंसी में आप इसको परचेज़ करना चाहें तो वो करेंसी में आपको मिल जाएगा, और उसका डिनोमिनेशन फिक्स होता है। इसके लिए आपको कुछ एक मिनिमम फ़ी पे करना होता है बैंक को। इसे ख़रीदने से पहले चेक करते हैं कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे एक्सेप्ट होता है कि नहीं। पहले चेक कर लीजिए कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ होटल में अगर पे करना है तो ये ट्रैवलर चेक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और अगर ये खो जाता है, ये चेक अगर खो जाता है या स्टोलन हो जाता है, तो आप ID प्रूफ दिखा के जहाँ से आपने इशू करवाया है वहाँ से इसका रिफ़ंड भी ले सकते हैं। तो ये ट्रैवलर चेक। देन आता है NEFT एंड RTGS। सो NEFT एंड RTGS में बहुत तरह के बदलाव आते रहते हैं, तो चलिए उसको हम लोग एक रफ पेपर पे देखते हैं कि NEFT और RTGS क्या होता है। तो NEFT और RTGS, ठीक है। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। NEFT लॉन्च हुआ था 2005 में, और RTGS लॉन्च हुआ था 2004, मार्च 2004 में, ठीक है। उसके बाद ये NEFT जो है ये बैच वाइज सेटलमेंट होता है। इसकी सेटलमेंट बैच वाइज होती है, मतलब हाफ एन आवर का एक बैच होगा। हाफ एन आवर में जितने भी पेमेंट हुए उसकी सेटलमेंट हाफ एन आवर के उस हाफ एन आवर में होगा। और इसका जो रियल टाइम सेटलमेंट होता है, मतलब जैसे ही पैसा आपने रेमिट किया इसकी सेटलमेंट उसी समय हो जाती है। तो इसको रियल टाइम सेटलमेंट इसीलिए नाम दिया गया है, क्योंकि उसी समय इसकी सेटलमेंट हो जाती है। देन बात आती है कि अमाउंट। तो इसका मिनिमम अमाउंट जो है नो लिमिट है, ₹1 भी कर सकते हैं आप। और इसका मैक्सिमम का भी नो लिमिट है, कुछ लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। बट अगर RTGS के केस में देखें तो मिनिमम अमाउंट आपका ₹2 लाख रहेगा और मैक्सिमम आपका नो लिमिट। देन बात आती है फिर उसके बाद ये जो है फ़ी पेमेंट जो रहता है वो RBI प्रिस्क्राइब करती है कि कितना चार्जेस लेना है और नहीं लेना है। रिसेंटली फ़ी पेमेंट की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से RBI ने अनाउंस किया है कि अब 1 जनवरी 2020 से सेविंग अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा कि सेविंग अकाउंट होल्डर जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उनको नो चार्जेस, उनका चार्जेस वेव ऑफ कर दिया जाएगा, उनका चार्जेस ही नहीं लगेगा। ये 1 जनवरी 2020 से ये लागू हो जाएगा। तो ये दिसंबर में RBI ने ये नोटिफाई किया था कि 1 जनवरी 2020 से सेविंग होल्डर जो भी हैं, सेविंग अकाउंट होल्डर, उनको ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS करते हैं, NEFT करते हैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से, तो उनको चार्जेस नहीं लगेंगे। बट बैंक से करेंगे तो फिर उस पर तो लगेगा ही, बैंक से जो है वो चार्जेस लगेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सेविंग अकाउंट होल्डर, दूसरा ये ध्यान देना है कि ऑनलाइन पेमेंट के केस में चार्जेस ये वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ये किस लिए किया गया? ताकि लोगों को एक डिजिटल बैंकिंग का हैबिट ये करने के लिए, ताकि वो लोग डिजिटल बैंकिंग कर सके। और 365 इन अ ईयर इसको चार्जेस वेव ऑफ का इसका ऑप्शन दे दिया है। फिर यहाँ पे फ़ी पेमेंट की अगर बात करें
आरटीजीएस में अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे अगर ₹2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है, ₹2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है, तो इस केस में कुछ ₹24.50 और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर कुछ टैक्स है तो वो भी इंक्लूड होगा इसमें। और अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, 5 लाख एंड अबव होता है, अबव 5 लाख का केस होता है, तो इसके केस में आपका ₹49.50 लगता है आरटीजीएस के केस में। और वो भी डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम वैरी भी करता है कि सुबह 10 बजे किया तो अलग चार्जेस होगा, 1 बजे किया तो अलग चार्जेस होगा। फिर टाइमिंग हम देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या है इसका। तो एनईएफटी का टाइमिंग जो है ये 24 आवर्स अभी कर दिया ना, ये इसका मतलब 365 में 24। ये कब किया? ये दिसंबर में, 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को आरबीआई ने अनाउंस किया था कि 48 आवर्स के बैचेज़ में, 48 हाफ ईयरली आवरली बैचेज़ में इसकी सेटलमेंट होगी। तो वो सेटलमेंट कैसे होगी? तो वो सुबह सुबह AM 00:30 AM से लेके 00:30 AM एवरी डे होगा। ठीक है, तो ये 365 डेज इन अ ईयर इसकी सेटलमेंट पेमेंट होगी एनईएफटी के केस में। बट आरटीजीएस के केस में देखें तो इसका टाइमिंग जो है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है जो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, इसका वर्किंग डेज में। तो ये बात हो गई कि दोनों की डिफरेंसेस के, कि एनईएफटी और आरटीजीएस का पेमेंट कैसे होगा। सो आफ्टर एनईएफटी और आरटीजीएस हम लोग देखेंगे सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लॉकर क्या होता है? लॉकर फैसिलिटी हर एक बैंक प्रोवाइड करती है। तो वो प्रोवाइड करती है, एक छोटा सा स्पेस जो होता है वो रेंट पे देती है अपना जो भी इंडिविजुअल है उनको, ताकि उनका कुछ सामान हो उसको वो सेफ्टी से रख सके, और उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस करती है। तो लॉकर के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लॉकर जो है, सबसे पहला ये है कि वो डिफ़ाइन हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अभी देखिए, लॉकर डिफ़ाइन हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेफ डिपॉजिट आर्टिकल जो है वो डिफ़ाइन हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और यहाँ पे जो लॉकर का रिलेशनशिप है, तो बैंक का हो जाएगा लेसर और कस्टमर हो जाएगा लेसी या लीजी भी बोल सकती हैं, इसको लीजी बोलिए या लेसी बोलिए। तो रिलेशनशिप बैंक लेसर हो जाता है, कस्टमर लेसी हो जाता है। और इसके बाद है इशूड टू। ये किसको किसको इशू हो सकता है? तो इंडिविजुअल को हो सकता है, फॉर्म्स को हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप कंपनी हो गई, लिमिटेड कंपनी हो गई, या लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या स्पेसिफाइड एसोसिएशन कोई हो गया, सोसाइटी हो गया, क्लब हो गया, या HUF। यहाँ पे इलिटरेट पर्सन भी मैंने मेंशन किया है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देंगे कि लॉकर कैन बी इशूड टू इलिटरेट पर्सन, HUF, ये ऐसा मेंशन कर देंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इंडिविजुअल को इशू होता है, बट यहाँ पे इलिटरेट पर्सन भी मैंने मेंशन किया है, और माइनर को इशू नहीं होता है लॉकर। देन आता है नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन जो है वो सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है, और उसमें अगर सिंगल है, सोल लॉकर हायरर है, तो सिंगल पर्सन, एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। अगर वो ज्वाइंट होल्डर है और ज्वाइंटली ऑपरेट करता है, तो वो अपना बोथ कैन नॉमिनेट। अगर 2 लोग हैं, 2 लोग लॉकर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों 2 नॉमिनी बना सकता है। पहला एक नॉमिनेट कर सकता है और दूसरा बंदा जो है वो दूसरा नॉमिनेट कर सकता है। सो ज्वाइंट के केस में मोड ऑफ ऑपरेशन ध्यान रखिए, मोड ऑफ ऑपरेशन अगर ज्वाइंटली है तो दोनों बोथ कैन नॉमिनेट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अगर लॉकर, ठीक है, ये तो इशुएंस की बात हो गई, नॉमिनेशन की बात हो गई। अगर जो लॉकर मतलब लॉकर होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है? तो अगर लॉकर में नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, और नॉमिनेशन फैसिलिटी सिंगल पर्सन का लॉकर है और एक नॉमिनी है उसका, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, जो पर्सन का लॉकर है उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को वो एक्सेस मिल जाता है कि उसमें का कंटेंट, वो लॉकर का कंटेंट वो ले सकता है,
और सेटलमेंट हो जाती है। अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली है, तो सबसे पहला केस आता है कि एक किसी का डेथ हो जाता है फर्स्ट केस में, तो उस केस में नॉमिनी को ज्वाइंटली विथ सर्वाइवर वो एक्सेस करके कंटेंट लॉकर का लेना होता है। और दूसरा केस है कि अगर दोनों का डेथ हो जाता है, दोनों का डेथ हो जाता है तो उसके केस में नॉमिनी को मिल जाती है। ज्वाइंटली है तो ज्वाइंटली के केस में दोनों का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को, सिंगल का डेथ होता है तो नॉमिनी के साथ साथ जो सर्वाइवर है, मतलब एक मर गया तो दूसरा जो बचा हुआ बंदा है वो और नॉमिनी ज्वाइंटली ऑपरेट करके उसको एक्सेस करके और उसका कंटेंट ले सकते हैं। देन अगर यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर, जैसे ज्वाइंट है, ज्वाइंट नेम पे लॉकर है लेकिन मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर है, एनीवन सर्वाइवर है या फॉर्मर सर्वाइवर है, तो उसके केस में नॉमिनेशन तो अलाउ नहीं होता। ऐसे केसेस में नॉमिनेशन नहीं होता। और उसके केस में अगर किसी एक की डेथ होती है तो जो बचता है, मतलब जो भी सर्वाइव करता है, उसको दे दिया जाता है, एक्सेस करके वो कंटेंट ले सकता है। और दूसरा केस है कि अगर दोनों डेथ कर जाते हैं तो क्या होगा। अगर मोड ऑफ ऑपरेशन ये है आइदर सर्वाइवर, एनीवन सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि ज्वाइंटली बाय द लीगल हायर ऑफ ऑल डिजीज हायरर और एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर इफ अपॉइंटेड। देखिए किसी किसी लॉकर में क्या होता है ना कि विल रहता है, तो विल के हिसाब से एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कोर्ट अपॉइंट करता है उसके बेसिस पे उनको एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। उनको लेटर प्रोड्यूस करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा सर्टिफिकेट है जो भी है। देन तो इसके केस में क्या होता है कि वो दोनों की डेथ होती है तो जॉइंटली बाय द लीगल हायर ऑफ ऑल द डिजीज, दो बंदे हैं तो दोनों लोगों के लीगल हायर को ज्वाइंटली दिया जाएगा ऑपरेट करने के लिए। ये तो केस हो गई कि नॉमिनेशन है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जिसमें नॉमिनेशन ना हो, तो कोई एक पर्सन है और उसने लॉकर ले रखा है लेकिन नॉमिनेशन नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है और उसका एक वैलिड विल है तो विल के हिसाब से एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया जाएगा। अगर विल नहीं है तो उस केस में लीगल हायर ऑफ डिजीज हायर, जो भी पर्सन ने लॉकर लिया था उसके लीगल हायर को दे दिया जाएगा। देन अगर ज्वाइंटली है और मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली है और नॉमिनेशन है, तो उस केस में पहला केस में क्या, एक अगर डेथ हो जाता है तो जो सर्वाइवर है उसको ज्वाइंटली विथ लीगल हायर ऑफ डिजिट, जो भी डिजीज पर्सन है, जो भी मर गया, वो पर्सन के लीगल हायर के साथ सर्वाइवर जो है ज्वाइंटली ऑपरेट करेगा। ठीक है। देन अगर ज्वाइंटली है, मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली है और दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में दोनों के लीगल हायर ज्वाइंटली ऑपरेट करके और उसका कंटेंट ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉकर फैसिलिटी। सो यहाँ पे लॉकर के बारे में और आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग साइज़ के लॉकर होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ के, तो उसके हिसाब से रेंट आपको पे करना होता है और एडवांस में इसकी रेंट पेमेंट करती है। 1 साल का रेंट पेमेंट जो है वो एडवांस में हो जाता है। जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, अभी जैसे ही अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो अप्रैल नहीं तो मई में आपका जो है लॉकर का रेंट रिकवर हो जाएगा, तो एडवांस में इसकी पेमेंट होती है। उसके बाद दिया है कि अगर की लॉस हो जाता है तो क्या करेंगे। लॉस ऑफ की शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द ब्रांच को बताना जरूरी है। एंड बैंक नॉर्मली रिजर्व द राइट टू ब्रेक ओपन द लॉकर इफ़ द रेंट इज़ नॉट पेड इन स्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस एज पर द रूल एंड रिकवर द चार्जेस ऑफ। अगर रेंट नहीं पे किया है कस्टमर ने तो उस केस में बैंक के पास ये राइट्स होता है कि वो ब्रेक ओपन कर सके वो लॉकर को। और की लॉस हो जाता है तो एक ब्रांच को इमीडिएटली बताना ज़रूरी है और जो भी नया की बनाने के लिए चार्जेस लगेंगे वो कस्टमर बियर करता है। उसके बाद नॉमिनेशन हमने देखा कि सेक्शन 45 में आता है। देन इसमें दिया है कि आरबीआई का गाइडलाइन है केवाईसी के लिए, तो अगर मीडियम रिस्क का कस्टमर होता है तो उसको 1 साल और मीडियम रिस्क का कस्टमर होता है तो उसको 3 साल और हाई रिस्क का कस्टमर होता है तो उसको 1 साल तक आप ऑपरेट नहीं किया तो भी चलेगा। अगर उससे ज़्यादा उसने ऑपरेट नहीं किया तो आपको उसको लेटर, बैंक को उसको लेटर भेजना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए कि मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क का दिया हुआ है कि अगर कस्टमर ने नॉन ऑपरेशनल रखा लॉकर को 3 साल तक के लिए मीडियम रिस्क एंड 1 साल तक के लिए हाई रिस्क, तो अगर उसने ऑपरेट नहीं किया तो बैंक को लेटर भेजना पड़ता है कि आप इस लॉकर को ऑपरेट करिए।
अगर आप ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो सरेंडर कर दीजिए, और अदरवाइज़ रिटन में एक लेटर दीजिए कि आपने इतने दिनों तक ऑपरेट क्यों नहीं किया। तो अगर जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि कस्टमर NRI भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, अदरवाइज उसकी जॉब ऐसी है जैसे अपनी बैंक की जॉब है तो हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है, तो अगर उसकी ऐसी जॉब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो जेन्युइन रीज़न है तो बैंक उसको अलाउ करेगी कि ठीक है, रेंट आप रेगुलरली पे कर रहे हैं तो चलेगा, बट रिटन में उसको देना पड़ेगा। फिर ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे नॉमिनेशन कैसे होता है, और अगर डेथ हो जाता है तो वो कैसे उसका एक्सेस किसको दिया जाता है। देन आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पहले हम लोग लॉकर से के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45ZE ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसमें क्या होता है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाती है। ये ध्यान में रखिए कि नॉमिनेशन फैसिलिटी जो फ्रेश दी जाती है वो 45ZE सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। देन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपके ब्रांच में जॉइंट नेम से एक लॉकर है A और B का, आइदर और सर्वाइवर मोड ऑफ ऑपरेशन है, और आप इंफॉर्मेशन आपके पास आता है कि B का डेथ हो गया, तो उसके केस में क्या करेंगे। उसके केस में A और B पर्सन है और आपको एक इन्फॉर्मेशन आता है कि B का डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आप A जो है, जो सर्वाइवर है, उसको आप लॉकर का आर्टिकल्स दे सकते हैं, जो भी है वो एक्सेस करके और उसका कंटेंट ले सकता है। देन क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कस्टमर ने बहुत दिनों तक लॉकर ऑपरेट नहीं किया तो उसको बैंक क्या करेगी, मतलब उस केस में क्या करती है। तो बैंक उस केस में क्या करती है कि ऑपरेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस फॉर 1 ईयर इन टू हाई रिस्क एंड 3 ईयर फॉर मीडियम रिस्क, तो उसको लेटर भेजती है, या तो आप ऑपरेट करो नहीं तो आप सरेंडर करो। देन रिलेशनशिप आपको पूछ सकते हैं कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है, तो बैंक लेज़र होता है और कस्टमर लीजी होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि अगर A और B दो पर्सन है और उनका मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर है, और A ने इन्फॉर्म किया कि मेरा लॉकर का की गुम हो गया, तो अब B आया दूसरे दिन लॉकर ऑपरेट करने, तो आप क्या करेंगे उस केस में। अगर A ने आपको रिटर्न रिक्वेस्ट दिया है कि मेरा लॉकर का की गुम हो गया है और B आया ऑपरेट करने के लिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑपरेशन अलाउ करेंगे उसको कि क्या करेंगे। उस केस में क्या करेंगे कि ऑपरेशन अलाउ नहीं करेंगे विदाउट कंसेंट ऑफ A, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि आइदर सर्वाइवर है, मतलब दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, फिर भी इस केस में आप ऑपरेशन उसको अलाउ नहीं करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ A। सो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, या मोस्टली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वही प्रीफर करते हैं ताकि वे पर्सनलाइज पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकें। उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पोर्टफोलियो उसको कैसे मैनेज करना है वो करवा सके। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी इन अ कंबाइंड फॉर्मेट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे फ्रूट बास्केट होता है जहाँ पे डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ऐसे डिफरेंट टाइप के एक बास्केट में फ्रूट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज ऑफ़र करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन स्टॉक हो गया, और फिक्स इनकम हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश से इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटीज से हो गया। तो ये सब मनी मैनेजर मनी मैनेजर मैनेज करता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया सजेस्ट करेगा ताकि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो वहीं यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे डेट सिक्योरिटी विल यील्ड इंटरेस्ट इनकम, मतलब डेट सिक्योरिटी आपको एक इंटरेस्ट इनकम रिटर्न देता है। यील्ड का मतलब रिटर्न होता है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिविडेंड होता है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपना इक्विटी खरीदते हैं, तो आपको अगर कंपनी अच्छा करती है तो डिविडेंड पे करती है ना, तो वो आपका इनकम होता है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया उसके अलावा आपका ये रिटर्न होता है। तो ये
जब भी हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है और वो चाहते हैं कि मेरा एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो मैनेजर हो जो मेरे पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके, तो वही पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। इट इज़ पोर्टफोलियो दैट मैटर, लार्ज पोर्टफोलियो रिटर्न कम ओनली विथ अ लार्ज पोर्टफोलियो रिस्क, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स दिए हैं। आरबीआई का गाइडलाइन क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो ये बहुत ही ईजी है, एक गो थ्रू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि डिमांड ड्राफ्ट इशू बाय द बैंक इज़ वैलिड फॉर, कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे देखिए बुक में आंसर बी दिया है, लेकिन बी गलत है क्योंकि ये पुराना है। तो नया के केस में 3 मंथ होता है। ये 1 अप्रैल 2012 को ये आरबीआई ने नोटिफाई किया था कि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होगी। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि अ कस्टमर इज इंटाइटल टू इशू ऑफ अ डुप्लीकेट डीडी इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन, तो उसको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक को इंटीमेशन लेटर देना पड़ेगा। सेकेंड है कि वो डीडी का पेमेंट ऑलरेडी मेड तो नहीं हो गया है, वो देखना ज़रूरी है। थर्ड है कि इंडेमनिटी उसको देना पड़ेगा साइन करके स्टैम्प पेपर के साथ, और जो भी चार्जेस लगेगा वो देना होगा। तो ऑल द अबव हो जाएगा। देन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक, लॉकर फैसिलिटी के हिसाब से क्या इसमें से गलत है। तो लॉकर कैन नॉट बी हायर बाय लिमिटेड कंपनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन, लॉकर दे सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे सकते हैं, आप लिमिटेड कंपनी को दे सकते हैं, एसोसिएशन को, क्लब को, सोसाइटी को, सबको दे सकते हैं लॉकर। तो ये रॉन्ग लिखा है। देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस के हिसाब से क्या गलत है इसमें। तो ओनली द कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन अवेल द फैसिलिटी, बिल्कुल गलत है क्योंकि सब लोग ये फैसिलिटी ले सकते हैं। इंडिविजुअल, कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, एवरीवन कैन अवेल दिस फैसिलिटी। देन क्वेश्चन आता है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एनईएफटी, एनईएफटी के हिसाब से क्या इसमें से गलत है। तो द इंडिविजुअल ब्रांच पार्टिसिपेट एनईएफटी कैन बी लोकेटेड ओनली इन द अर्बन मेट्रो, ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में हो, सेमी अर्बन में हो, अर्बन में हो, मेट्रो में हो, कहीं भी हो, एनईएफटी सबके लिए है, तो ये गलत है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको ट्रू फॉल्स करना है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी टू गेट मोस्ट इफिशिएंट पोर्टफोलियो, बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बन सके और उसका रिटर्न अच्छा आ सके। सेकेंड है रिस्क एंड रिटर्न हैव द सेम मीनिंग इन द सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, बिल्कुल गलत है। देखिए रिस्क रिटर्न का सेम मीनिंग नहीं होता है। आप ज़्यादा हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न मिल सकता है, लो रिस्क लेंगे लो रिटर्न मिलेगा। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। बैंक की एफडी कर लेते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप शेयर मार्केट में, अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, तो इसलिए गलत है। देन द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर लाइज इन स्टडी ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल ही है कि वो इन्वेस्टर के स्टडी करे, उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बनाए, ये सारी चीज़ें। देन अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ एनी पर्सन हु परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू एग्रीमेंट विद अ क्लाइंट एडवाइस, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का काम क्या होता है कि वो अच्छे इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर आइडिया दे ताकि उसके वेल्थ को और बढ़ाया जा सके जो भी कस्टमर ने उसको हायर किया है। देन अ परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कैन काउंटर मैंडेड इट्स पेमेंट बाय द ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक कौन सा होता है, जो आपने अभी देखा ना डीडी के केस में कि ड्रॉई बैंक जो होता है वो पेइंग ब्रांच होता है, जो भी पेइंग बैंक होता है। तो पेइंग बैंक से आप जाके बोलेंगे कि मेरा डीडी कैंसिल कर दो, तो वो नहीं करेगा ना, जो इशूइंग बैंक है वही करेगा, इसलिए ये गलत है। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।